दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल के इस नए वीडियो के अंदर। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर साइंस का जो है चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और उसका जो है वन शॉट हमने NCERT के हिसाब से जो है बनाया है, और उसमें से आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर लगभग बनने वाले सभी क्वेश्चंस जो हैं इसी 2-3 पेजेस के अंदर से आने वाले हैं। ये वन शॉट 100% आपके लिए जो है वन शॉट कारगर होगा। आप पूरा देखिएगा वीडियो को, और YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हमारे चैनल के अंदर जो है आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के चैप्टर के अंदर जो है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, सबसे पहले NCERT जब स्टार्ट होती है तब लिखा आता है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं? उसकी अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन आपके जो है मोस्ट रहता है। फिर आपके देखने को मिलता है ताप में परिवर्तन, तो अवस्था परिवर्तन होता है, रंग परिवर्तन होता है, गैस में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपके क्वेश्चन होने वाला है बोर्ड एग्जाम के, जो है बोर्ड 2025 के अंदर जो है छपने वाला ये क्वेश्चन आपके देख लेना। आपको ये भी पूछ लेगा निम्न में से रासायनिक अभिक्रिया का कारण नहीं है, तो भी आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। फिर आपके आते हैं एक रासायनिक समीकरण। ये समीकरण मैंने वन शॉट के अंदर ऐसे ही इसीलिए लिख दी है क्योंकि ये जो समीकरण आपको देखने को मिल रही है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू MgO। इस समीकरण के अंदर देखिए, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इस साइड जो ये एरो दिख रहा है इसके बाईं ओर जो दिख रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ही क्या होते हैं? अभिकारक या क्रियाकारक होते हैं, और ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो आपके इन दोनों की जो रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन हुई है उसके बाद जो ये उत्पाद लास्ट में जिसे हम क्या कहते हैं रिजल्ट जो आपके सामने आता है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसे ही आपके उत्पाद कहा जाता है। आपको ये रासायनिक अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम के अंदर जो है दिमाग में पूरा फिट करके जाना है। लिखा है 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2, यानी जो आपकी ये रिएक्शन है इसके अंदर पिछली बार यानी बोर्ड एग्जाम 2023 में जो है ये सेम का क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा था कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे ये अभिक्रिया दे दी थी। उसके बाद पूछा गया था कि दी गई अभिक्रिया में लोह तत्व यानी Fe के कितने अणु हैं, तो वहाँ पर ये 3 देख लो, तो वहाँ पर आपके 3 आ गए थे। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम हीट एंड ट्रायल विधि के माध्यम से जो है आपके क्या कर सकते हैं, समीकरण को, इस इक्वेशन को अपन संतुलित बैलेंस कर सकते हैं। इस विधि से सबसे छोटी, अब ये विधि होती क्या है, हीट एंड ट्रायल विधि किस प्रकार जो है काम करती हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, तो ये विधि है सबसे छोटी पूर्णांक संख्या का जो गुणांक होता है उसका उपयोग किया जाता है इस विधि के अंदर, और इक्वेशन को जो है संतुलित किया जाता है। फिर आपका आता है मैग्नीशियम के फीते। नोट, ये भी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मैग्नीशियम के फीते यानी रिबन्स वायु से अभिक्रिया करके जलने की प्रक्रिया करते हैं। यानी वायु में ये जो है ना ऑक्सीजन होती है उससे जो है आपके मैग्नीशियम के फीते रिएक्शन करते हैं और आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाकर आपके जलने लग जाते हैं। ये आपको आपके ध्यान में रखना। फिर आपके आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब हम केमिकल इक्वेशंस की ओर जा रहे हैं, तो सबसे पहले आती है हमारे अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? इसमें 2 अभिकारकों का संयोजन होता है, वह ये आपस में संयोजित होकर एक उत्पाद या आप कह सकते हैं ये जो उत्पाद होता है वो एकल उत्पाद होता है। एकल उत्पाद का जो है आपके निर्माण होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका एग्जाम्पल हमने जो लिया है, यानी आपको संयोजन अभिक्रिया में ये ध्यान रखना है कि 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का जो है निर्माण करते हैं। जैसे देखो ये हमारा दे रखा है बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना होता है, और इसका हम आगे बात भी करेंगे। इसका उपयोग जो है सीमेंट निर्माण के अंदर किया जाता है। एक हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब कि इसको जल कहा जाता है। इन दोनों की जब रिएक्शन करवाई जाती है तो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
प्राप्त होता है, जिसका उपयोग दीवारों की जो है सफ़ेदी के अंदर किया जाता है, दीवारों की सफ़ेदी में किया जाता है। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। और ऊष्मा हीट गैस के रूप में मुक्त होती है। तो आपको ये इक्वेशन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछी जा सकती है बोर्ड एग्जाम के अंदर। नोट ये आपको जो नोट दे रखे हैं वो आपको सबसे पहले आपको ध्यान में रखने मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। पहला लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी में होता है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी के अंदर किया जाता है। फिर है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, ये भी बोर्ड में पूछा गया, PYQ है, आपको पता है, पूछा गया क्वेश्चन है। और फिर आपको ये याद रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ोगे तो आपके जो है कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। और ये कैल्शियम कार्बोनेट ही जो है आपके क्या है, संगमरमर हैं, यही आपके संगमरमर हैं। फिर आप कहते हैं संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण। सबसे पहला है कोयले का दहन। कोयले का दहन संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपके उदाहरण है कोयले का दहन। फिर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से जल का निर्माण और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं जो होती हैं वो भी संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण होती है। इसके अंदर जो है ऊष्मा मुक्त होती है, एकल उत्पाद बनता है और ऊष्मा मुक्त होती हैं। अब देखो यहाँ पर जो है हम इसकी डिफाइन करते हैं कि वे अभिक्रियाएं जो उत्पाद निर्माण तो करती हैं, यानी उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन भी करती हैं। इसके एग्जाम्पल लेते हैं प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन और वर्मी कंपोस्ट का निर्माण। श्वसन की प्रक्रिया में आपको पता है कि क्रेब्स चक्र की घटना आपको देखने को मिलेगी। आप जैव चक्र वाले जो जैव अणु है ना, वो पार्ट अध्याय उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। वो चैप्टर भी हम वन शॉट के माध्यम से पढ़ने वाले। श्वसन में क्रेब्स चक्र होता है, ग्लाइकोलिसिस जो है उसकी घटना भी आपको देखने को मिलती है। तो ये दोनों ही जितनी भी इसके अंदर ATP निर्माण ये सब घटनाएं जो हैं वो इसमें क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। प्राकृतिक गैस किसी भी जलने में भी जो है दहन की प्रक्रिया जो है होती है। और ये सब दोनों ही रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण है। वर्मी कंपोस्ट का जब निर्माण होता है, साग सब्जी जो सब्जियां होती हैं उनको गड्ढों में जो है गाड़ कर फिर सड़ा गला कर जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, उसके अंदर भी ऊष्मा का उत्सर्जन देखने को मिलता है। फिर आपके नेक्स्ट जो है हम पढ़ने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। आप इसमें से इस चैप्टर के अगर नोट्स ये पढ़ के जाओगे तो भी आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर इस चैप्टर में नंबर नहीं कटने वाले हैं। बोर्ड पेपर होने के बाद पेपर का पूरा सॉल्यूशन लाइव लेके आऊँगा मैं, ये आप ध्यान रखना। वियोजन अभिक्रिया, अभिकारक उत्पाद प्लस उत्पाद, यानी अभिकारक एक ही होता है, टूटकर दो उत्पादों का निर्माण होता है, वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। मैंने जो सिंबल्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है कि आप इस इक्वेशन को मतलब जो डेफिनेशन है उसको आप इस सिंबल्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं। जैसे अभिकारक हो गया तो अभिकारक टूटकर दो उत्पादों का निर्माण करता है, इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हमेशा प्रश्न आता है वियोजन का संयोजन का परिभाषित करके उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण ये रहे 2FeSO4 प्लस ऊष्मा, यानी ऊष्मा इसके अंदर जुड़ी, ताप दिया गया FeSO4 को तो बन गया Fe2O3। और ये ही आपके जो है जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3। और ये भी बोर्ड एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला। और ये SO2 और SO3 ये दोनों ही जो हैं ये गैसें हैं। कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है कि दोनों क्या है, किस अवस्था में, तो गैसें हैं दोनों। एक हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको ऊष्मा दी जाती है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। इसके साथ CO2 भी जो है आपके मुक्त हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना। वियोजन अभिक्रिया के ही अगले उदाहरण में हम पढ़ते हैं कि आपकी यहाँ पर लिखा है 2AgCl, यानी इसे कहा जाता है सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड UV रेज यानी सूर्य का प्रकाश देने पर ये अर्जेंटम यानी चांदी सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन के दो अणु दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों ही अलग हो जाते हैं, वियोजन हो जाता है दोनों का। यहाँ पर एक और ऐसा यौगिक दे रखा है जिसका नाम है प्रकाश संवेदी यौगिक है, जिसका नाम है 2AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। और सिल्वर ब्रोमाइड जो है उसको प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये भी दो भागों में वियोजित हो जाता है। अब ये जो अभिक्रिया दी गई है तो ऐसा प्रश्न आ सकता है कि दिए गई अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ये NCERT की शुद्ध लाइन है श्याम श्वेत फोटोग्राफी। और ये 100% बोर्ड एग्जाम के अंदर इस बार पूछा जाएगा श्याम श्वेत फोटोग्राफी, जिसे आप क्या कहते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती है ना, फोटोग्राफी। इससे तो इस सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग जो है श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफीज में किया जाता है।
ऐसा करके इसको क्वेश्चन को घुमाकर ये भी पूछा जा सकता है कि वह प्रकाश संवेदी यौगिक जिसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है वह कौन सा है, तो वह है सिल्वर ब्रोमाइड। ये पढ़ा AgBr। फिर आपके आता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। क्या होती हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं? ये रही हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का होता है अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण, यानी अपने ऊपर वो अब्जॉर्व करते हैं, अपने ऊपर खींचते, अपने में शामिल करते। अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के अंदर। बाकी हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ी जिसमें उत्सर्जन हो रहा था, ऊष्मा मुक्त हो रही थी, पर इसमें ऐसा नहीं है। संयोजन के उदाहरणों में भी ऊष्माक्षेपी आ रही थी। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है अपने विस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का अगला प्रकार जो है वो है विस्थापन अभिक्रिया। लिखा है एक तत्व दूसरे तत्व को अपने स्थान से विस्थापित कर देते हैं। एक तत्व दूसरे तत्व को अपने स्थान से विस्थापित कर देते हैं। भाई विस्थापित करने का कारण ही मोस्ट ये रहता है कि जो प्रबल तत्व यानी अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वो दूसरे कम क्रियाशील तत्व को अपने स्थान से यानी उसके स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाता है। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या है। तो जैसे ये जिंक है, जिंक प्लस लिखा है कॉपर सल्फेट CuSO4, तो बन रहा है ZnSO4। यानी जिंक, कहने का तात्पर्य है जिंक और कॉपर दोनों ही, जिंक जो एक ऐसा तत्व है जो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है। ऐसे के ऐसे लेड भी जो है वो भी आप इसकी रिएक्शन करा सकते हो PB प्लम्बस की। तो ये जिंक और लेड दोनों ही कॉपर से अधिक क्रियाशील हैं और इस कारण विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। विस्थापन अभिक्रिया की जो है वो पूछी गई, विस्थापन अभिक्रिया भी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछी गई जो है, मोस्ट क्वेश्चंस के अंदर में शामिल है। फिर आता है आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया। ध्यान से पढ़िएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों के बीच आदान प्रदान होता है, आयनों के बीच आदान प्रदान होता है। ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया की भांति होती है, मतलब इसमें दोहरा विस्थापन जो है देखने को मिलता है। इस अभिक्रिया में 2 बार जो है आपको विस्थापन देखने को मिलता है, 2 बार विस्थापन देखने को मिलता है द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत। इसके बाद आती है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया जो है वो द्विविस्थापन का ही एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अवक्षेपण अभिक्रिया इसका उदाहरण है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? अवक्षेपण अभिक्रिया के अंदर जो है अंतिम उत्पाद जो बनता है उसे कहते हैं अवक्षेप, और वो हमेशा ही अविलेय पदार्थ जो है, यानी जब भी अवक्षेपण अभिक्रिया की जाती है तब शेष बचा अंतिम उत्पाद वही आपके क्या कहलाएगा? एक अविलेय पदार्थ, और वही आपके अवक्षेप कहलाएगा लास्ट में। इस अभिक्रिया का उदाहरण हम पढ़ते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। लिखा है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। इनकी जब रिएक्शन होगी तब ये बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl बन जाएगी, यानी सोडियम क्लोराइड अलग हो जाता है और बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट जो है एक अविलेय पदार्थ है, यानी ये दोनों आपस में विलेय नहीं है, इस कारण ये अवक्षेप कहलाएगा। तो ये भी आपको महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं उपचयन अभिक्रिया व अपचयन अभिक्रिया की। उपचयन व अपचयन अभिक्रिया भी महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में शामिल है। उपचयन अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। यहाँ पर हमने वन शॉट के माध्यम से समझाया। NCERT में जो लाइंस लिखी हुई है कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वह उपचयन कहलाती है। जिसके अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन आके ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। और अपचयन अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऑक्सीजन की कमी आती है, यानी उसका ह्रास देखने को मिलता है। वह आपके ऑक्सीजन का जिसमें ह्रास होता है वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऑक्सीजन की वृद्धि वाली अब उपचयन और कमी वाली अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कभी कभार दोनों अभिक्रियाएं साथ में होती हैं, अपचयन भी होता है और उपचयन भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रियाओं के नाम से जाना जाता है। रेडॉक्स अभिक्रियाओं के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया का। जिस प्रकार ये देखो कॉपर ऑक्साइड यानी CuO प्लस हाइड्रोजन लिखा है, इसके बाद कॉपर प्लस H2O बन रहा है, यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी हाइड्रोजन का क्या हो गया यहाँ पर? हाइड्रोजन का तो हुआ है उपचयन, क्योंकि उसके अंदर हुई है ऑक्सीजन की वृद्धि। और कॉपर के पास ऑक्सीजन था पर यहाँ पर जब उत्पाद आया तब ऑक्सीजन चला गया, यानी कॉपर ऑक्साइड की यहाँ पर जो है अपचयन देखने को मिला है। उसी प्रकार जिंक में भी उसी प्रकार का है। जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो जिंक प्लस
कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो कार्बन का तो हुआ है उपचयन और जिंक ऑक्साइड का हुआ है अपचयन। अब हम उपचयन यानी ऑक्सीकरण की बात करते हैं। उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण आपकी बुक के अंदर, एनसीईआरटी के इस चैप्टर के अंदर लास्ट पेज पे लिखा है, इस चैप्टर के लास्ट पेज पे लिखा है। क्या आपने ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाओं के उदाहरण देखे हैं? ऐसा कुछ लिखा है। तो उपचयन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण दे रखा है। पहला दे रखा है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण यानी जब कोई पदार्थ आर्द्र वायु के संपर्क में आता है तो उस पर कुछ ऑक्सीकृत परत चढ़ जाती हैं जिससे उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। यानी उस पर जो एक परत चढ़ती है, जैसे लोहे पर जंग लगना। अरे जंग का रासायनिक सूत्र क्या था? Fe2O3। और ये जंग जो है लगता है वो लाल भूरे रंग का होता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। और ये जंग जब लगता है तो लोहे का वजन जो है वो भी आपको पूछ सकते हैं, बढ़ता है, वजन बढ़ता है लोहे का। कॉपर का हरा रंग किस कारण होता है? ये भी पूछा जा सकता है। तो इस पर कॉपर किस परत के कारण? तो कॉपर कार्बोनेट की जो है परत आ जाती है। और सिल्वर के काले रंग का कारण है सिल्वर सल्फाइड। क्या हो जाता है? AgS2 हो जाता है। सिल्वर सल्फाइड जो है आपको वो पूछ ले तो कारण हो जाता है सिल्वर सल्फाइड हो जाता है। आपके जो है संक्षारण भी मैंने बता दिया है। ये जो एग्जाम्पल्स के बताए गए ना, वो आपके धातु अधातु वाले जो चैप्टर है ना, मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर, उसमें दे रखा है। उसको हम उस चैप्टर के अंदर इस एग्जाम्पल्स और भी चीज़ों को जो है हम मोस्ट तरीके से और भी विवरण देखकर उसका पूरी जानकारी के साथ बात करेंगे। एक अपने टॉपिक आता है विकृत गंधिता। ये भी हमारे दैनिक जीवन के अंदर जो है विकृत गंधिता भी जो है आपके उपचयन अभिक्रिया का या उपचयनता का ही उदाहरण है। तो विकृत गंधिता क्या होती है? खाद्य पदार्थ। आपको मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो हमने जो चिप्स के पैकेट होते हैं या कोई जो ऐसा बेक्ड आइटम होता है, बेक्ड आइटम होता है आपके, और भी जैसे फ्राइड आइटम्स होते हैं, तले हुए कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो क्या है? आर्द्र हवा, बारिश के मौसम में जो पूरा टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल नम हवा सब जगह रहती है। तो नम हवा या आर्द्र हवा जो क्या करती है वो उनको विकृत गंधित कर देती है, यानी उनको चिपचिपा बना देती है, उनको पूरा उनके अंदर से हवा ले लेती हैं। तो इसी कारण अर्थात उनका उपचयन हो जाता है, उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। इसलिए चिप्स जैसे पदार्थों का उपचयन रोकने के लिए उसकी पैकिंग जब करते हैं, उनकी जो पैकिंग जिन थैली में करते हैं, जिन पैकेट्स में उनकी पैकिंग होती है, उनमें ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन को वो निष्कासित कर देते हैं, निकाल कर उसमें नाइट्रोजन को भरा जाता है, अक्रिय रूप से नाइट्रोजन को भरा जाता है, और जिससे आपके जो है विकृत गंधिता को रोका जा सकता है। तो पूछा जा सकता है विकृत गंधिता को किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो उसमें नाइट्रोजन गैस को जो है डालकर आप रोक सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।